आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी गाड़ी रखना हमारा शौक होता है और ये वैसे एक स्टेटस सिंबल भी है। लेकिन क्या वाकई आप सोच समझकर गाड़ी खरीदते हैं? गाड़ी का बजट तो बन जाता है, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह के बारे में हम में से बहुत कम लोग सोचते हैं। भाई गाड़ी तो आ गई, लेकिन खड़ी कहाँ होगी? पार्किंग है तो ठीक, वरना ठाठ बाट से कहीं भी आड़ी तिरछी करके पार्क कर देंगे। बस यही सोच है जिसको सुधारने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लेकर आए हैं एक ऐसा नियम जो न सिर्फ लोगों को सुधारेगा बल्कि इनाम भी दिलवाएगा। वैसे बड़े शहरों में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर हम आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि फिलहाल पार्किंग को लेकर नियम क्या है। लेकिन पहले देखते हैं कि पार्किंग को लेकर दिल्ली वालों की मनमर्जियों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा। दिल्ली वाले तो नसीबवान हैं, क्योंकि हमने रोड तो उनके पार्किंग के लिए बनाए। कोई पार्किंग नहीं बनाता, सब लोग रोड पे गाड़ियां खड़ी कर देते। दिल्ली वाले वाकई नसीब वाले हैं, क्योंकि वो बेधड़क सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं, कभी अपने घर के सामने तो कभी पड़ोसी के घर। कई बार तो वहां भी गाड़ी खड़ी कर दी जाती है जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा हो। क्या फर्क पड़ता है जी? दिल्ली वालों का टेंशन है, खुद घर में रहते हैं, गाड़ी निश्चिंत होकर सड़क पर लगाते हैं। आने जाने वाली गाड़ियों को तकलीफ हो तो इससे उनको क्या, ये उनकी समस्या है। दिल्ली वालों की इसी मनमर्जी पर अब केंद्रीय मंत्री ने तंज कसा। दिल्ली वाले तो नसीबवान हैं, क्योंकि हमने रोड तो उनके पार्किंग के लिए बनाए। लेकिन वो समस्या ही क्या है जिसका समाधान नितिन गडकरी के पास ना हो? दिल्ली वालों पर तंज तो उन्होंने हंसी मजाक में कस दिया, सड़क पर गाड़ी खड़ी करने की समस्या का इलाज भी उनके पास है। और इलाज भी ऐसा कि लापरवाही से कहीं भी गाड़ी खड़ी करने वालों को सुधरते ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो गाड़ी खड़े करेगा उसका जो मोबाइल से फोटो निकाल कर भेजेगा, उसको अगर 1000 रुपए फाइन होगा तो 500 रुपए फोटो निकालने वाले को मिलेंगे। सड़क पर या फिर नो पार्किंग वाली जगह पर गाड़ी खड़ी करने की समस्या कमोबेश सभी शहरों में एक जैसी है और इसकी वजह से अक्सर कई सड़कों पर जाम की समस्या बढ़ जाती है। गाड़ियों की रफ्तार तो रोकी जाती है, पैदल आने जाने वालों को मुसीबत भी उठानी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सड़क और परिवहन मंत्रालय इसे लेकर जल्दी ही सख्त कानून बनाया जा रहा है, जिसके मुताबिक सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। जरूरी नहीं कि जुर्माना ट्रैफिक पुलिस वाले वसूल करें, कोई भी मोबाइल फोन से गाड़ी की फोटो खींचकर भेज सकता है। इसके इनाम में उनके जुर्माने का आधा यानी 500 रुपए भी मिलेगा। नितिन गडकरी अपने आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज की वजह से जाने जाते हैं। उनका ये आइडिया भी कमाल का है, क्योंकि इससे सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वालों की मनमानी रुक जाएगी। मोबाइल फोन तो अब सभी के पास होता है, तो फोटो भेजने में भला कितनी देर लगेगी? सख्त कानून की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन सिर्फ कानून ही किसी समस्या का हल नहीं है, लोगों को अपनी सोच और रवैये को भी बदलना होगा। आमतौर पर पूरे देश में और खास तौर पर दिल्ली में लोग घर बनाने के साथ पार्किंग के लिए नहीं सोचते और यही समस्या सबसे बड़ी है। अब इतना बड़ा घर, करोड़पति हो, इतना घर बनाते हो तो 2 नीचे में 1 फ्लोर बना के 4 गाड़ी का पार्किंग भी बनाओ। मेरे घर में नागपुर में, गुप्ता जी आप आए हैं, मैंने 12 गाड़ियों का पार्किंग अंडरग्राउंड बनाया। मैं रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी करता। देश में गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये गुड न्यूज है, लेकिन पार्किंग की समस्या का क्या करें? इस पर सोचने का यही समय है, क्योंकि हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जाएंगे। कोरोना के बाद देश में गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की तुलना में मई 2022 में कारों की बिक्री दोगुनी हुई है। इस साल मई में गाड़ियों की बिक्री 2.5 लाख यूनिट हुई है, जबकि पिछले साल मई में ये 1 लाख यूनिट से कम थी। मेरे यहाँ जो रोटी बनाने वाला नागपुर में, उसके पास भी सेकंड हैंड 2 गाड़ियां हैं। अब ये पहले हम सोच रहे अमेरिका में होता था कि वो सफाई करने वाली महिला गाड़ी में आती थी तो हम ऐसा देखते थे, देखो क्या। अब हमारे यहाँ भी वही होना। अब लोगों में, फैमिली में लोग 4 और गाड़ियां 6। केंद्रीय मंत्री की नजर अगर तेजी से बढ़ रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर पर है
तो इससे जुड़ी समस्या के बारे में भी वो सोच रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही सरकार कानून लेकर आएगी और सड़क पर गाड़ी खड़ी करने की समस्या पर लगाम लगाएगी। तेज से बुरुंदरे, गुड न्यूज टुडे के लिए। केंद्र सरकार का ये कानून तो पूरे देश में लागू होगा, पर इसको लेकर सबसे ज्यादा जोर दिल्ली में ही होगा। इस कानून की जरूरत क्यों है, इसको समझाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली का ही उदाहरण दिया, जो नीदरलैंड की कंपनी टॉमटॉम के मुताबिक सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले शहरों में 11वें पायदान पर है। नीदरलैंड की यह कंपनी हर साल दुनिया भर के बड़े शहरों में ट्रैफिक पर इंडेक्स यानी कि तालिका निकालती है। 2021 के लिए भी उसकी तरफ से ऐसे ही एक सूची जारी की गई थी, जिसमें यह पता चला कि दिल्ली में सड़क से सफर करने वालों को तय समय से 48% ज्यादा वक्त लगता है। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या कई वजहों से है, जिसमें एक वजह यह भी है कि ज्यादातर लोग चलती फिरती सड़कों पर कहीं भी अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या पैदा होती है। पर्यावरणविद और सीएसई यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की डीजी सुनीता नारायण के मुताबिक दिल्ली के 21% इलाकों में पहले से ही सड़क है, जिसका इस्तेमाल करने वालों में 15% ही अपनी गाड़ियों से सफर करते हैं। फिर भी ऐसा एक दिन नहीं बीतता जब दिल्ली में ट्रैफिक जाम न लगे। दिल्ली में सड़कों के 90% हिस्से पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, जो ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही है। और इस बात को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में मौजूद लाखों गाड़ियां अगर सड़क पर दौड़ नहीं रही हैं, तब भी ट्रैफिक जाम के लिए जिम्मेदार हैं, जिसका मतलब यह है कि परिवहन के दूसरे साधन जैसे कि साइकिल हो, रिक्शा हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो या फिर पैदल चलने वालों के हिस्से में सिर्फ 10% ही सड़क आती है। यही वजह है कि दिल्ली में किसी भी वक्त सड़कों पर कंजेशन लेवल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से किसी दूरी को पूरा करना तय समय से ज्यादा वक्त उसमें लग जाता है। दिल्ली सरकार के 2021-22 के आर्थिक सर्वे भी यही बताते हैं कि साल 2019 से 20 तक दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा गाड़ियां हो चुकी थी। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि साल 2019-20 तक 1000 लोगों की आबादी पर 643 गाड़ियां थी। साल 2018-19 की तुलना में ये संख्या 4.5% ज्यादा है। साल 2018-19 तक दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ 13 लाख गाड़ियां थी, यानी कि 1000 लोगों की जनसंख्या पर 616 निजी गाड़ियां मौजूद थी। अगर 2017-18 की बात की जाए तो 4 साल पहले दिल्ली में 1 करोड़ 9 लाख गाड़ियां थी, जिसकी वजह से प्रति 1000 की आबादी पर 598 गाड़ियां थी। 2016-17 में दिल्ली में गाड़ियों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख के पार जा चुकी थी। तब करीब 6 साल पहले 1000 लोगों की आबादी पर 556 गाड़ियां थी। और यही वजह है कि साल दर साल नई सड़कें और हाईवे लेन बनने के बाद भी दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या जस की तस बनी हुई है। सड़कों से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के बढ़ने की तुलना में गाड़ियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, लिहाजा ट्रैफिक समस्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के दूसरे बड़े शहरों में भी ट्रैफिक की बढ़ती समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ये कानून लाना चाह रही है। सीधी सी बात है, गलत जगह पर गाड़ी खड़ी करने की गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा और उसकी फोटो खींचकर अगर कोई भेज देता है तो उसको उसका इनाम भी मिलेगा। और अगर ये कानून सही तरीके से लागू हो गया तो हम सभी को फायदा होगा, क्योंकि दिल्ली और देश के ज्यादातर इलाकों में सड़कों पर गाड़ियों को खड़ा करने से जाम की समस्या बड़ी हो चुकी है। पूरे देश में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे भी समस्या बड़ी है गाड़ियों के पार्किंग की। और बात जब राजधानी की हो जहां पर आबादी इतनी ज्यादा है तो ऐसे में ट्रैफिक की समस्या और पार्किंग की समस्या और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब ऐसे में जो दुकानदार होते हैं वो भी अपनी दुकानों के सामने गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पाते, जिसके कारण गाड़ियां जो है वो सड़कों पर ही पार्क की जाती है। अब देखिए इसके कारण जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है ये लक्ष्मी नगर के आसपास का ये इलाका है, जहां पर गाड़ियों को इस तरह से पार्क किया गया है कि वहां पर ट्रैफिक की समस्या जो है वो पैदा होती है, क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ सिटी प्लानिंग। जी हाँ, यदि यहाँ पर
सही तरीके से सिटी प्लानिंग की जाती, यदि यहाँ पर पार्किंग के लिए प्रॉपर जगह दी जाती, एक निर्धारित स्पेस तय की जाती, तो इस तरह की समस्या शायद सामने ना आती। क्योंकि जगह जगह पर हम देखते हैं, चाहे वो चांदनी चौक की गलियां हो, चाहे छोटी से छोटी गलियां हो, जगह जगह पर नो पार्किंग के बोर्ड जो है वो लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हर जगह पर गाड़ियों को पार्क कर दिया जाता है, जिससे ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है। और इसीलिए पीक टाइम पर, चाहे वो सुबह 9 बजे का टाइम हो या फिर शाम के 6 बजे का टाइम हो, ऐसे समय पर लोगों को आने जाने में एक से दूसरी जगह पर 1 से 2 घंटे का समय लगता है, भले ही दूरी कम क्यों ना हो। तो ऐसे में जरूरी है कि शहर में या फिर पूरे देश में एक प्रॉपर सिटी प्लानिंग की जाए, ताकि इस तरह की समस्या ना हो। हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है, भिन्नताओं का देश है, लेकिन फिर भी हमारे महानगरों में एक समानता है, और वो है ट्रैफिक की समस्या। आपको देश के तमाम बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या एक जैसी ही नजर आएगी, और जिसकी सबसे बड़ी वजह शहरों में तेजी से बढ़ती हुई गाड़ियां हैं। NFHS 5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 7.5% परिवारों के पास अपनी गाड़ियां हैं। 2018 में यह आंकड़ा 6% था, यानी 1.5% कम। जिसका मतलब यह है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में इस समस्या से हर कोई जूझ रहा है, और इस समस्या की जड़ में सड़कों पर तेजी से बढ़ती गाड़ियां हैं। सड़क परिवहन से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 मार्च 2019 तक कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कुल जितनी गाड़ियां थी, उससे ज्यादा अकेले दिल्ली में थी। परिवहन विभाग के मुताबिक 3 साल पहले ही दिल्ली में 1 करोड़ 14 लाख गाड़ियां हो चुकी थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको हम इन आंकड़ों से भी समझा सकते हैं। चेन्नई में मार्च 2019 तक 60 लाख गाड़ियां थी, जबकि मुंबई में 31 लाख गाड़ियां थी। मेट्रो शहरों में सबसे कम गाड़ियां कोलकाता में हैं। 31 मार्च 2019 तक यहां सिर्फ 8 लाख गाड़ियां थी। दिल्ली छोड़कर बाकी तीनों महानगरों में कुल गाड़ियों की संख्या 99 लाख थी, जबकि दिल्ली में अकेले 1 करोड़ 14 लाख गाड़ियां थी। हालांकि दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर बेंगलुरु आता है, जहां पर 3 साल पहले यानी कि 31 मार्च 2019 तक 81 लाख गाड़ियां थी। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि गाड़ियों की संख्या में उस शहर की कमाई से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा गाड़ियां सबसे ज्यादा कमाई वाले शहर यानी कि मुंबई में होती, जबकि वहां गाड़ियों की संख्या दिल्ली के मुकाबले 1/3 से भी कम है। आगे बढ़ते हैं, बात हम करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में आतंक के सफाई का जिक्र यहां पर करेंगे। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। चुन चुनकर दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। टारगेट किलिंग के तहत मारी गई टीचर रजनी बाला के हत्यारे को कुलगाम मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी के हत्यारे भी सुरक्षा बलों की रडार पर हैं। जल्द ही उनका सफाया हो जाएगा। घाटी से आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का क्या सुरक्षा बलों का प्लान है, यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में जिन आतंकियों ने आम लोगों पर गोलियां बरसाई, उनके खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उन्हें एक एक कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। सुरक्षा बलों का इरादा साफ है, घाटी में जो दहशत फैलाएगा वो मारा जाएगा। टारगेट किलिंग के जरिए आतंकियों ने घाटी में हिंदू समुदाय को डराने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि एक एक करके आतंकी मारे जा रहे हैं। 16 जून को हिंदू टीचर रजनी बाला की हत्या में शामिल आतंकी सहित 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। एक दिन पहले 15 जून को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बैंक मैनेजर विजय कुमार की दिन दिहाड़े हत्या करने वाले आतंकी को भी मार गिराया था। टारगेट किलिंग के खिलाफ सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं। इन आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन 14 जून को कुलगाम के मिशुपोरा में शुरू किया गया और मुठभेड़ के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों को घेर लिया। कुलगाम एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें कुलगाम के मोहनपुरा का जुबैर सोफी शामिल है, जिसने रजनी बाला की हत्या की थी। दूसरे आतंकी की शिनाख्त की जा रही है।
31 मई को कुलगाम में आतंकियों ने महिला टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रजनी बाला सांबा की रहने वाली थी, जिनकी हत्या कुलगाम के गोपालपोरा में की गई थी और महज 16 दिन बाद सुरक्षा बलों ने टीचर रजनी बाला के हत्यारे को मार गिराया। पिछले महीना जब हमारे एक टीचर रजनी बाला सिस्टर है, उस पर एकादिना हमला हुआ था, स्कूल में हुआ था, जो कि यहाँ पर सिर्फ बच्चों को पढ़ाने जाती थी पूरा। उसी दिन से कुलगांव पुलिस की टीम पूरी लगी हुई थी। हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, उसको ट्रैक कर रहे थे टेररिस्ट को। और 14 तारीख को पुलिस आर्मी सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद 2 दिन कॉर्डन रहा, सर्च चला, 2 बार इनकाउंटर शुरू हुआ, फिर बंद कर दिया गया। कल उसमें 2 टेररिस्ट एचएम के मारे गए हैं। घाटी में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कोई नई बात नहीं है, लेकिन घाटी में सेना ने ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया है कि आतंकियों के लिए बाहर निकलना और कार्रवाई को अंजाम देना नामुमकिन हो गया है। इसीलिए बौखलाए आतंकियों ने टारगेट किलिंग के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की। हाल के दिनों में कश्मीर के आतंकियों ने कई हत्याएं की, लेकिन अब ये आतंकी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। जो जुनेद भट्टी मारा गया, जो कि बहुत पुराना टेररिस्ट है, जून 2018 से एक्टिव था। दोनों मिलकर काफी सिविलियन अटैक किया था, सिक्योरिटी बेस पर अटैक किया था। दोनों इनकाउंटर में जो खास बात है ये है कि 2 जो लेडीज थी, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी बीजेपी की, दूसरा टीचर थे। दोनों को सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिलकर ने ऐसे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है, ये अच्छी बात है। घाटी में टारगेट किलिंग के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और इसका नतीजा ये है कि 2022 की शुरुआती 5 महीनों और 17 दिन के अंदर पुलिस और सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। घाटी में आतंकियों ने टारगेट किलिंग के तहत हिंदू परिवारों से लेकर गैर कश्मीरियों को टारगेट पर लिया, जिससे पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों के इशारे पर ही आतंकी सरकारी कर्मचारी, हिंदू, कश्मीर से बाहर के लोग और सामाजिक तौर पर मशहूर लोगों को टारगेट कर रहे थे। इन आतंकियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने डिकोड किया और एक-एक करके टारगेट पर लेना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने टीचर रजनी बाला और बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या का बदला ले लिया है और बाकी बचे लोगों की हत्या का हिसाब भी किया जाएगा। आतंकी सुरक्षा बलों की रडार पर हैं और खास बात यह है कि इस साल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब तक कुल 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं। साफ है कि पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकियों को अब घाटी की तरफ बढ़ना मतलब मौत को न्योता देना, क्योंकि सेना की नजर अब हर उस आतंकी पर है जो घाटी में दहशत फैलाने की योजना बना रहा है। आतंक के खात्मे के मोर्चे पर अच्छी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया सेंचुरी पार कर चुका है। 2022 की शुरुआत की अगर बात करें तो 5 महीनों और 16 दिन के अंदर पुलिस और सेना ने 108 आतंकी मार गिराए हैं। इस साल अब तक घाटी के अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ में 71 लोकल और 29 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इतना ही नहीं, सेना और पुलिस ने मिलकर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 63 और जैश-ए मोहम्मद के 24 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। हालांकि इन एनकाउंटर्स में 20 आम नागरिकों और 16 पुलिस और सेना के जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। खास बात यह है कि इस साल सबसे ज्यादा आतंकी यानी 27 आतंकवादी मई महीने के दौरान ढेर किए गए, तो वहीं अप्रैल में 26 आतंकी मारे गए। जनवरी में 22 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो फरवरी में 7 और मार्च महीने में 13 आतंकी मारे जा चुके हैं। कश्मीर में अप्रैल और मई के महीने के दौरान एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग से न सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार के लिए चिंता बढ़ी थी, बल्कि साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र सरकार को भी परेशानियां बढ़ने लगी थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के दौरान न सिर्फ कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां टारगेटेड किलिंग्स पर अंकुश लगाने में कामयाब रही हैं, बल्कि साथ ही साथ 6 टारगेटेड किलिंग्स में से 3 किलिंग्स में मुलव्वस आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर के सोवरा इलाके में जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की हत्या हुई थी और उसकी बेटी को घायल किया गया था, उसमें जो आतंकी मुलव्वस था उसको एक मुठभेड़ में श्रीनगर में ही सुरक्षा बलों ने मार गिराया। उसके बाद 2 दिन पहले दूसरी मुठभेड़ जो कुलगाम जिले में हुई, वहां पर जम्मू कश्मीर बैंक के इलाकाई देहाती बैंक में जो मैनेजर था विजय कुमार राजस्थान का, उसके मारे जाने में जो मुलव्वस आतंकी था उसको मार गिराया गया। और साथ ही साथ कल
जो है कुलगाम जिले में एक और मुठभेड़ में जो 2 दिन चली, उसमें रजनी बल्ला जो कि शिक्षक थी, उसको मारने में जो मुलविस 2 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे, उनको भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि बाकी जितने भी आतंकी टारगेटेड किलिंग्स में शामिल है, उनकी पहचान हुई है और बहुत जल्द उनको भी या तो पकड़ा जाएगा या फिर मार गिराया जाएगा। अगर कुल मिलाकर देखें तो जो गृह मंत्री की तरफ से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इन टारगेटेड किलिंग्स के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक ली गई थी, उसमें एक नई रणनीति तय की गई थी ताकि किस तरह से न सिर्फ टारगेटेड किलिंग्स को रोका जाए बल्कि साथ ही साथ आतंकवाद पर जो है नकेल कसी जाए। यही कारण है कि पिछले कई हफ्तों के दौरान लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और मुठभेड़ों में आतंकी मार गिराए जा रहे हैं। अगर मात्र इस साल की बात करें, पहले 6 महीने की जो आज की तारीख तक जो है, अभी तक 108 आतंकी मारे गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलग अलग मुठभेड़ों में, जिनमें 30 पाकिस्तानी भी शामिल है। और उनमें महत्वपूर्ण यह भी है कि जो हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हुई थी, उनमें जो मुलविस हाइब्रिड आतंकी थे, उनको भी सुरक्षा बलों को मार गिराने में सफलताएं मिल रही है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे, श्रीनगर। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जिसे अच्छी खबर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक जरूरी खबर है क्योंकि इसकी आंच पूरे देश में महसूस की जा रही है। सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब हिंसा का भयानक रुख अख्तियार करता जा रहा है। देश के 14 राज्यों के 34 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। राजस्थान से लेकर बिहार और तेलंगाना तक छात्र सड़कों पर हैं और योजना का तीखा विरोध कर रहे हैं। इधर सरकार लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है और योजना का फायदा भी बता रही है। अग्निपथ योजना के जरिए सेना में 4 साल की शॉर्ट सर्विस के लिए भर्ती का तरीका अपनाया गया है, लेकिन ज्यादातर छात्रों को इसमें खामियां नजर आ रही हैं और इसीलिए छात्रों में गुस्सा है। उनका सवाल यह है कि 4 साल बाद उनका क्या होगा। सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही सेना में रखा जाएगा, तो 75% का क्या होगा। 4 साल बाद सेना से हटने वाले अग्निवीरों को एक मुश्त करीब 12 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन क्या ये रकम काफी होगी? पेंशन नहीं मिलेगी, कोई स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं मिलेगी और ये बातें छात्रों को परेशान कर रही हैं। सरकार ये दलील दे रही है कि 4 साल बाद अग्निवीरों के सामने किसी दूसरे नौजवान के मुकाबले नौकरी पाने की योग्यता ज्यादा होगी। उनके पास अर्धसैनिक बल और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के मौके होंगे। अनुशासन, दक्षता, देश प्रेम और ऐसी कई बातें हैं जो इस योजना से जुड़ी हुई है, लेकिन विरोध कर रहे छात्र ये दलील सुनने को तैयार नहीं है और न ही उन्हें ये दलील समझ आ रही है। हालांकि आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों से अपील की है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। वैसे कहने की जरूरत नहीं है कि अभी तक गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की अपील का छात्रों पर असर नहीं हुआ। लगातार तीसरा दिन है जब कई राज्यों में प्रदर्शन और हिंसा जारी है। अग्निपथ के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का सबसे बुरा पक्ष यह है कि इसमें रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है। और हैरत इस बात की है कि क्योंकि ये वो छात्र हैं जो सेना में शामिल होकर सरहद की सुरक्षा करने का सपना पाले हुए हैं, ये वो छात्र हैं जिन पर देश के भविष्य की जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, सरकारी संपत्ति को आग लगाने में जरा भी संकोच नहीं है। सेना में सबसे ज्यादा भर्ती उत्तर प्रदेश और बिहार से होती है और इसीलिए अग्निपथ योजना को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी यहीं से है। खासकर बिहार के
पटना, समस्तीपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा, बेतिया, आरा, बेगूसराय, बक्सर में गुस्से की आग भड़क रही है। यहां तक कि आरा में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एक पैसेंजर ट्रेन में आग भी लगा दी। विरोध कर रहे छात्रों को लाखों मुसाफिरों की दिक्कतों की जरा भी चिंता नहीं थी। उनको इस बात की भी फिक्र नहीं है कि कई लोगों की जान को खतरा हो सकता है। उन्हें बस अपना विरोध जताना है और विरोध के नाम पर हंगामा और आगजनी करना है। लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों की सरकारी संपत्ति स्वाह करने से उन्हें फायदा क्या होगा? एक बोगी की लागत 80 लाख रुपए से लेकर 3.5 करोड़ रुपए होती है। ट्रेन का इंजन सबसे महंगा होता है। एक इंजन की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए होती है। 12 बोगी वाली जनरल पैसेंजर वाली ट्रेन की कीमत करीब 32 से 40 करोड़ रुपए होती है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए के बीच होती है। राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की कीमत और ज्यादा होती है। युवाओं की आगजनी से रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब सवाल यहां पर यह है कि इसे रोका कैसे जाए, छात्रों को समझाया कैसे जाए। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। सरकार एक नई योजना के साथ सेना में भर्ती करना चाहती है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बीच रेल से सफर करने वाले मुश्किल में फंस गए हैं। कई ट्रेनों को रास्ते में रोकना पड़ा, कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। रेलवे अपनी तरफ से इंतजाम में जुटा है कि यात्रियों को ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े, लेकिन अगर आप इन दिनों रेल यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जरूरी है कि अपनी ट्रेन का स्टेटस जान लिया जाए। लोगों को भी जैसे पता है कि इसका जो घटनागत केंद्र बिंदु है थोड़ा सा ईस्ट सेंट्रल रेलवे हमारा वहां रहा है। तो टोटल आज के समय 24 लोकेशंस पे एजिटेशंस हो रहे हैं, जिसमें से 17 बिहार के हैं, 2 झारखंड के, 1 मध्य प्रदेश का और 1 हरियाणा का। और जो कोच फायर के केसेस हुए हैं, आपने सभी जगह रिपोर्ट हो रहे हैं। ईसीआर में 4 केस हुए हैं, एनईआर में 1 केस हुआ है और साउथ सेंट्रल रेलवे में 3 केस हुआ है। ट्रेनें कितनी इस वक्त बाधित हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से, दिल्ली से हो या फिर दूसरे राज्यों में जो ट्रेनें जा रही हैं, वो कितनी संख्या में हैं? कितनी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है इस पूरे एजिटेशन की वजह से? लेटेस्ट फिगर जो 1 बजे का है कि 116 ट्रेन के आसपास सिस्टम में ट्रेनें डिटेन हो रही हैं। 35 ट्रेनों को हमने कैंसिल कर दिया है। इसमें 65 ट्रेनें वो भी हैं, अतिरिक्त हैं, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने सबअर्बन सर्विसेज कैंसिल की हैं। तो 35 + 65 वो हो गए। 13 ट्रेनों को हमने शॉर्ट टर्मिनेट किया हुआ है। ये अभी आगे आप लोग जो यात्री अपनी टिकट बुक कराए थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उनके लिए किस तरीके का आप बात कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें डाइवर्ट की जा रही हैं, कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है। इस वजह से उनको कैसे एहतियात बरतनी चाहिए? यात्रियों को जो संपूर्ण सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हम लोग जो ट्रेनें फंसी हुई हैं, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंसेस की ट्रेनें जिसमें यात्री अभी ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें हमने जगह जगह पर रुकी हुई हैं, उसमें खाने और पानी का इंतजाम करने के लिए संबंधित डीआरएम्स को निर्देश दे दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो यात्री आज ट्रैवल करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ट्रेन का करंट स्टेटस देख करके तभी घर से बाहर निकलें ट्रेन पकड़ने के लिए। वैसे एक गुड न्यूज ये भी है कि 3 दिनों से हो रहे उग्र प्रदर्शन की वजह से मोदी सरकार ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना में एक बड़ा संशोधन किया है। सरकार ने इस साल अग्निवीर बनने के लिए युवाओं की एज लिमिट बढ़ाकर 23 साल कर दी है। मंगलवार को जब रक्षा मंत्रालय ने सेना की इस नई रिक्रूटमेंट योजना का ऐलान किया था, तब अग्निपथ योजना का लाभ उठाने वालों के लिए अधिकतम आयु 21 साल थी, लेकिन घोषणा के ऐलान के 2 दिन बाद ही आयु सीमा को बढ़ा दिया गया, उसमें बदलाव किया गया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि कोविड महामारी की वजह से पिछले 2 साल तक सेना में भर्ती नहीं हो पाई तैयारी के बावजूद, जिसकी वजह से युवाओं को भर्ती का मौका नहीं मिल पाया। और यही वजह रही कि रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाई है और इसे 23 साल कर दिया गया है। अगले साल यानी कि 2023 से ये फिर से 17.5 से 21 साल कर दी जाएगी। अगले 2 साल में अग्निपथ भर्ती योजना का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जबकि अगले 2 दिनों में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि 24 जून से भारतीय वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
हालांकि अग्निपथ योजना में सरकार की तरफ से एज लिमिट बढ़ाने के बाद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच तीनों सेनाओं के प्रमुख सामने आए और योजना से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। फौज एक्चुअली एक सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फौज एक सर्विस है। मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए। तो ये फैक्ट है कि हमने कैप लगाया कि 25% ओनली विल बी टेकन फॉरवर्ड। ये तो इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन मेरिट। अब किसी भी एग्जाम या किसी भी स्कीम में आप जाओगे तो कंपटीशन तो होगा ही, तो उसमें द बेस्ट will get selected and will continue. पूरे 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा इस बार शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। चाहे मसला सुरक्षा का हो, यहां पर सुविधाओं का हर मोर्चे पर जोर शोर से काम चल रहा है। हम भी अब अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं और अच्छी खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल का शुभारंभ हो चुका है। श्रद्धालु यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। 30 जून से पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा। तैयार हो जाइए आस्था की नई उड़ान के लिए। बाबा बर्फानी के दर्शन की शुभ घड़ी आने वाली है, पर उससे पहले ही श्रद्धालुओं को एक अनमोल तोहफा मिला है। अब बाबा के भक्तों के लिए दर्शन और आसान होने जा रहा है। अब भक्त चाहे तो एक दिन में ही बाबा के दर्शन करके लौट सकते हैं। पहली बार सीधा श्रीनगर से हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। श्रद्धालु यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग के लिए श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। यानी अब बाबा के दर्शन के लिए भक्तों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले पहलगांव से पंचतरणी और नीलगिरा से पंचतरणी, ये जो सुविधाएं हेलीकॉप्टर की थी, इस बार एक नई सुविधा बढ़ी है श्रीनगर से। और मैं समझता हूं कि देश के बहुत सारे श्रद्धालु जो दिल्ली से आकर के उसी दिन यात्रा करके वापस आना चाहते हैं दर्शन करके, उनके लिए एक बड़ी सुविधा हो। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल यात्रा नहीं हो पाई थी, इसलिए इस बार यात्रा शुरू होने का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। इसी वजह से इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए 8 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
इस बार हेलीकॉप्टर यात्रा के अलावा 2 और मार्गों पर रोजाना 20,000 श्रद्धालुओं को भेजने का इंतजाम किया गया है। हेलीकॉप्टर सेवा बढ़ाने से भी श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। अब तक सिर्फ 2 क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा चलाई जा रही थी, पर अब इसे बढ़ाकर 4 क्षेत्रों तक पहुंचा दिया गया है। श्रीनगर से 2 नए हेलीकॉप्टर रूट शुरू किए गए हैं, जिसमें श्रीनगर से नीलग्राथ और पहलगाम के लिए श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से यात्रा कर पाएंगे। इसके लिए 10,800 रुपए और 11,700 रुपए किराया देना होगा। इसके आगे नीलग्राथ और पहलगाम से पंचतरणी के लिए पहले से हेलीकॉप्टर की सुविधा मौजूद है। पंचतरणी ही अमरनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। पंचतरणी से बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। जो भक्त पैदल नहीं चल सकते वो यहां खच्चर और पालकी की सवारी कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 43 दिनों तक जारी रहेगी। यात्रा का समापन 11 अगस्त को होगा। इस यात्रा के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि बाबा बर्फानी के दरबार में निर्बाध आस्था का मेला सजे और भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो। पहली बार अमरनाथ यात्रा में सीधे श्रीनगर से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा भी होगी, जिसकी शुरुआत गुरुवार को ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने की। यहाँ तक कि जो अब की बार अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की तादाद मानी जा रही है, उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पिछले कई सालों के मुकाबले में काफी ज्यादा होगी और उसी बाबत जो है उसी हिसाब से इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अशरफ रानी, श्रीनगर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं बल्कि 2 मांओं के सामने नतमस्तक होने जा रहे हैं। पहली मां वो जो जगत जननी है और दूसरी वो जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। कल प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पावागढ़ में मां काली शक्तिपीठ पर ध्वजा लहराने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के लिए मौका और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि कल प्रधानमंत्री की मां का 100वां जन्मदिन है। पावागढ़ में सज गया है मां काली का दरबार। चंपानेर भवानी को है अपनी ध्वजा का इंतजार। गुजरात में वडोदरा से करीब 46 किलोमीटर दूर पावागढ़ की चोटी पर पूरी शान से अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है मां काली। पावागढ़ का यह मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठ में से एक है और यहां 3,500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर माता काली ने अपना दरबार सजाया है। पावागढ़ भवानी के अनुपम दरबार में उनका ऐसा ओजमयी स्वरूप बसता है जिसके दर्शन के लिए दुनिया भर के भक्त यहां खिंचे चले आते हैं। मां के इस आंगन में अनंत काल से भक्ति की भगीरथी बहती चली आ रही है, लेकिन अब मां काली के इस शिखर पर जल्द ही धर्म की ध्वजा लहराने वाली है। पहले से कहीं भव्य और आकर्षक महाकाली के इस ऐतिहासिक मंदिर के शिखर पर सैकड़ों सालों बाद पहली बार ध्वज पताका लहराने वाली है। आज गुजरात के पावागढ़ में एक आनंद का माहौल व्याप्त हुआ है। सदियों से काली के भक्त इंतजार कर रहे थे कि हमारे मंदिर के ऊपर कब ध्वजा लहराएगी। प्रश्न ये इसलिए था क्योंकि शिखर खंडित था और खंडित शिखर पर हम लोग ध्वजा नहीं लहराते। 18 जून की सुबह देश के प्रधानमंत्री खुद मां काली के दरबार में यह पताका फहराने वाले हैं। संयोग से 18 तारीख को ही उनकी मां हीराबेन का जन्मदिन भी होता है। लेकिन अपनी मां का आशीर्वाद लेने से पहले मोदी जगत जननी मां महाकाली के दर्शन करेंगे और 500 साल बाद मंदिर पर ध्वजा चढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी इस शक्तिपीठ मंदिर में पहली बार जा रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी इस मंदिर में नहीं आए थे,
कई सालों से इस मंदिर का शिखर खंडित था। हिंदू मान्यता के मुताबिक खंडित शिखर पर ध्वजा नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन अब मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है। मंदिर अपने पुराने भव्य और दिव्य स्वरूप में आ चुका है। सोने से मढ़ा हुआ महाकाली का शिखर भी तैयार है। तो अब प्रधानमंत्री के हाथों यहां पूरे विधि विधान के साथ शिखर पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी। आज हमारा इंतजार खत्म होने जा रहा है। 18 तारीख को सुबह में 9 बजे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस मंदिर में पधार रहे हैं। आते ही पहले भैरव के दर्शन करेंगे, मां काली के दर्शन पूजन होगा। उसके बाद जो ध्वजा जी लहराने वाली है उसका पूजन और उसकी आरती होगी और बाद में हमारा इंतजार खत्म होगा। हमारे मां के शिखर के ऊपर ध्वजा लहराएगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस उड़न खटोले पर सवार होकर मोदी मां के मंदिर तक पहुंचेंगे, लिहाजा इसे भी तैयार किया जा रहा है। सफेद रंग के सोफे लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधा पावागढ़ पर्वत पर बनाए गए हेलीपैड पर लैंड करेंगे, मां के दर्शन करेंगे और यहां से विरासत वन जाएंगे। पावागढ़ में ही बने इस विरासत वन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बनवाया था। आपको बता दें कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पावागढ़ मंदिर का इतिहास 500 सालों से भी पुराना है। 1540 में मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद बेगड़ा ने पावागढ़ पर हमला कर दिया था और मंदिर के शिखर को खंडित कर दिया था। मंदिर के शिखर को तोड़कर यहां सदान शाह पीर की दरगाह बना दी गई थी और तब से मंदिर का शिखर खंडित था। मंदिर के ऊपर एक दरगाह भी थी। हम सबके प्रयास से और हमारे प्रमुख श्री के मार्गदर्शन में एक सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा करते हुए वो दरगाह भी नीचे उतरी, उसने अपना अलग स्थान बना लिया और मंदिर विकास का एक द्वार खुल गया। उसके साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अब इस मंदिर का नवीनीकरण कर दिया गया है। 2017 में मंदिर के नवनिर्माण का कार्य शुरू हुआ। करीब 4.5 साल बाद मंदिर पूरी तरह से अपने गगनचुंबी शिखर पर सोने के कलश के साथ ध्वज पताका लहराने के लिए तैयार है। इस मंदिर को भव्य और आकर्षक बनाने में करीब 125 करोड़ का खर्च आया है। अब एक साथ तकरीबन 2000 श्रद्धालु माता का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर एक अन्न क्षेत्र भी बनाया गया है। यहां पर 500 श्रद्धालु एक साथ भोजन कर सकते हैं। पावागढ़ मंदिर में न सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग भी बड़ी तादाद में आते हैं। खासकर नवरात्रि और पूर्णिमा के मौके पर पूरी श्रद्धा और भक्ति से मां के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब सैकड़ों साल बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराने का मौका आया है, तो इन भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। पावागढ़ से गोपी घांगर के साथ शार्दुल गज्जर, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।